Hello students, my name is Siddharth and welcome to the Prayas Competitive YouTube channel. In this video we will be talking about some basic concept about mirrors. So जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ लाइट के कंसेप्ट के बारे में बात किया था और आज हम लोग बात करेंगे उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए कुछ मिरर्स के बारे में बात करें कि मिरर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के मिरर होते हैं एंड उनका क्या फंक्शन होता है, फीचर्स क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं मिरर्स के। बेसिकली आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा ही होगा मिरर्स के बारे में कि मिरर्स आपका प्लेन मिरर भी होता है, कनकेव मिरर भी होता है और कॉन्वेक्स मिरर भी होता है। तो उसी चीज़ को लेते हुए 12th क्लास में भी आपका लाइट चैप्टर में उस मिरर के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ना है, उसी के बारे में जानेंगे हम लोग। एंड जैसे कि हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे प्लेन मिरर, सो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मिरर एक्चुअल में होते क्या हैं। ठीक है, तो दोज प्लेन सरफेस हुज वन फेस इज कोटेड एंड अनदर फेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड मिरर। कहने का मतलब ये कि वैसा प्लेन सरफेस, वैसा प्लेन और स्मूथ सरफेस जिसका एक एरिया जो है वो कोटेड रहा हो यानी पेंटेड किया हुआ रहे और एक सरफेस क्या रहे वो रिफ्लेक्टेड रहे, लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करे और उसको जो इमेज बन रहा है उसका फॉर्मेशन करके दिखाते रहे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। बेसिकली कहने का मतलब है कि कोई अगर मिरर है तो उसका एक सरफेस क्या रहेगा ना, उसका एक सरफेस आपका रहेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा सामने वाला और एक सरफेस कोटेड रहेगा। वो कोटेड रह सकता है, आपका सिल्वर का कोटेड रख सकता है, एल्युमिनियम का कोटेड रह सकता है और भी बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स आते हैं जिसका हम लोग उसका कोटिंग कर सकते हैं। तो मिरर एक्चुअल में वही होते हैं, वैसा प्लेन सरफेस जिसका एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो यानी लाइट रेज उस पर आ रहे हो तो रिफ्लेक्ट कर रहा हो एंड एक सरफेस क्या रहे, कोटेड रहे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज यहाँ पर यह है कि मेटल्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मिरर कोटिंग बिकॉज ऑफ देयर रिफ्लेक्टिंग लेयर्स ऑफ एल्युमिनियम एंड सिल्वर आर ऑफ्टन यूज्ड। कहने का मतलब है कि मेटल्स जो है हम लोग क्या करते हैं कि जो मिरर्स, अभी मैंने आप लोग को बताया कि मिरर्स क्या होता है, उसका एक सरफेस क्या होता है, कोटेड होता है यानी कि उसका बैक वाला एरिया जो होता है, बैक पोर्शन जो होता है उसको हम लोग कोटेड कर देते हैं, उसको हम लोग किसी भी केमिकल कंपाउंड से उसको पेंट कर देते हैं। तो उस केमिकल कंपाउंड में ज़्यादातर हम लोग मेटल्स का कंपाउंड यूज करते हैं, वैसे मेटल जैसे कि सिल्वर हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, एल्युमिनियम हो गया। सिल्वर का बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली होता है। सो फाइन क्वालिटीज़ मिरर्स में हम लोग सिल्वर का यूज करते हैं, AgBr उसका एक है। इसके साथ साथ हम लोग सिंदूर का भी यूज करते हैं उसका रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि जो मिरर में जो इमेज बने वो काफ़ी ज़्यादा फाइन बने, क्लियर बने और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज को क्या कर सके, वो रिफ्लेक्ट कर सके। जितना ज़्यादा लाइट रेज रिफ्लेक्ट करेगा उतना ही ज़्यादा आपका मिरर में इमेज और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यही है कि क्या किया जाता है कि हम लोग मेटल्स का यूज करते हैं सरफेस को कोटेड करने के लिए। प्लेट कोई भी मिरर का पिछले वाले पोर्शन को, बैक पोर्शन को कोटेड करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मोस्ट कॉमनली मेटल का यूज करते हैं, जैसे कि हमारा आ गया सिल्वर एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में कि मिरर कितने तरह के टाइप्स के होते हैं। तो मिरर मेनली प्लेन मिरर होता है जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, प्लेन मिरर। एंड नेक्स्ट थिंग है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जो होता है वो क्या होता है, फ्लैट सरफेस का होता है। ठीक है, द फ्लैट सरफेस दैट प्रोड्यूस एन इरेक्ट विजुअल इमेज ऑफ एन रियल ऑब्जेक्ट विच आर फ्रंट एंड बैक आर रिवर्स्ड। कहने का मतलब है कि जो प्लेन मिरर होता है वो क्या बनाता है, एक इरेक्ट और सीधा पिक्चर बनाता है, इमेज बनाता है रियल ऑब्जेक्ट का, जो कि फ्रंट और बैक क्या होता है, रिवर्स रहता है। इसी को हम लोग प्लेन मिरर बोलते हैं। ऐसा नहीं है, मिरर और भी उसका दो टाइप होता है, एक स्फेरिकल मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर का दो टाइप्स है, एक कॉन्वेक्स मिरर है एंड एक कॉनकेव मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में ये क्या होता है कि स्फेरिकल पार्ट से कोई एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट को काट करके हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं और कॉनकेव मिरर बनाते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर किसे बोलते हैं, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, कहाँ उसे हम लोग यूज़ करते हैं। एंड कॉनकेव मिरर का भी सेम चीज़ है, कहाँ उसको हम लोग यूज़ करते हैं, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, कैसे वो इमेज फॉर्मेशन करता है, बहुत ही। तो मेनली हम लोग 12th क्लास में किस किस मिरर के बारे में बात करेंगे, हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे एंड कॉनकेव मिरर के बात करेंगे। प्लेन मिरर के बारे में हम लोग उतना नहीं बात करने वाले। प्लेन मिरर के बारे में हम जस्ट अभी उसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे प्लेन मिरर, उसके बाद खत्म हो गया। ठीक है, एक और बात यहाँ पर यह है कि जो किसी भी मिरर पर जब लाइट रेज पड़ती है, जैसे कि मान लीजिए ये एक मिरर है, इस पर लाइट रेज ऐसे आया, तो क्या होता है ना कि वो मोस्ट ऑफ द मिरर जो एवरेज, जो ज़्यादातर हम लोग मिरर्स डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, घर पर जो मिरर रहता है उसमें सिल्वर का, एल्युमिनियम का कोटिंग किया हुआ रहता है, इसलिए वो लो बजट में हम लोग को मिल जाता है मिरर। तो वो क्या होता है ना, जैसी लाइट रेज उस मिरर पर पड़ती है
तो क्या होता है कि सिर्फ 4 से 5% तक ही वो लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर पाता है, यानी वो पुअर रिफ्लेक्टर होता है, लाइट रेज को उतना वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। बट अगर हम लोग अगर बेस्ट क्वालिटी का केमिकल कंपाउंड यूज करें, सिल्वर का या फिर और ज़्यादा ऐसे कुछ केमिकल कंपाउंड आते हैं, अगर उसका यूज करें, एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी का मिरर बनाए, तो वो 75% तक लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा अच्छा हम लोग केमिकल कंपाउंड डालेंगे, मिरर का रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ते रहता है और घटते रहता है। अगर आप एल्युमिनियम का कंपाउंड डालिएगा तो उसका रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी घट करके 4 से 5% तक रहेगा, और जो आपका इमेज होगा वो उतना फाइन क्वालिटी का नहीं बन पाएगा। बट अगर आप और भी अच्छा कंपाउंड है, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड डाल रहे हो, उसके साथ साथ आप सिंदूर भी डाल दे रहे हैं, पहले के एंशिएंट टाइम में यूज किया जाता था, अभी भी यूज किया जाता है, तो साथ में अगर हम लोग डाल दे रहे हैं तो क्या होता है, उसका कोई रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, 75 to 80% तक वो लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर सकता है। एक और यहाँ पर एविडेंस ये है, प्रॉपर्टीज ये है कि जब भी कोई, मान लीजिए ये मिरर है, इस पर लाइट रेज आया, फर्स्ट बार में लाइट रेज आया और 90% लाइट रेज क्या किया, वो रिफ्लेक्ट किया। अच्छे क्वालिटी का हम लोग यूज किए हैं केमिकल कंपाउंड, तो सपोज कीजिए कि लाइट रेज इस बोर्ड पर आया, इस मिरर पर आया, एंड 90% तक वो क्या किया, रिफ्लेक्ट किया। तो क्या होगा ना कि अगले बार जो होगा, जब दोबारा से लाइट रेज आएगा तो वो 90% तक रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, वो घट जाता है, 10-20% रिड्यूस कर जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि लाइट रेज को ट्रैवल करना फिर पड़ जाता है, ऐसे इवेंचुअली वो ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता है। इस वजह से क्या होता है कि उसका जो नेक्स्ट टाइम जो कैपेसिटी होता है रिफ्लेक्ट करने का, वो घट जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं प्लेन मिरर के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कुछ उसके रिगार्डिंग टॉपिक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले बात है कि प्लेन मिरर का जो होता है, जैसे कि आपका ये मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, ये ऐसे ये प्लेन मिरर है, ये उसका कोटेड सरफेस है। तो क्या होगा ना कि प्लेन मिरर जो होता है ना, उसका जो आपका इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों सेम रहेगा। सपोज कीजिए कि ये ए जो है वो इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, और 2 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, सेंटर यहाँ पर से, ठीक है, एंड इसका जो इमेज बनेगा वो भी 2 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो प्लेन मिरर में जो होता है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों इक्वल होता है। अगर आप किसी मिरर के पास जाकर के खड़े होइएगा, मिरर से 2 मीटर दूर खड़े होइएगा, तो आपका जो इमेज बनेगा मिरर के अंदर, वो 2 मीटर बिहाइंड बनेगा, पीछे बनेगा। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि मिरर, प्लेन मिरर में जितना आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपका इमेज का डिस्टेंस भी रहेगा। अगर आप पास आइएगा तो इमेज भी पास बनेगा, उतना ही पास बनेगा, अगर आप दूर जाइएगा तो इमेज भी उतना ही दूर भागेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग यहाँ है कि इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट भी क्या रहता है, दोनों सेम रहता है। अगर मान लीजिए आपका हाइट है 6 फीट या फिर 5 फीट, तो आपका जो इमेज बनेगा मिरर के अंदर वो भी 6 और 5 फीट का बनेगा। यानी कहने का मतलब है कि प्लेन मिरर में इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट, दोनों का हाइट सेम रहता है। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगा ऑब्जेक्ट का, वैसे ही आपका इमेज का भी हाइट इंक्रीज होते जाएगा। तो यहाँ पर 2 चीज़ हम लोग समझ गए कि जो इमेज का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से ही, एंड इमेज का हाइट भी होता है वो भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के ही बराबर होता है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे है कि देयर इज अ वर्चुअल इमेज फॉर रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर क्या करता है ना कि वो वर्चुअल इमेज बनाता है। रियल ऑब्जेक्ट जब उसके सामने रहेगा तो किस तरह का इमेज बनाएगा, वो वर्चुअल इमेज बनाएगा, और जब उसके सामने रियल इमेज रहेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहेगा, तब क्या बनाएगा, रियल इमेज बनाएगा। उल्टा रहता है, ये आपको 10th क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है, बट 12th क्लास में आप इसका एक कंसेप्ट ले सकते हैं कि जब भी क्या रहेगा ना, ऑब्जेक्ट रियल रहेगा तो इमेज वर्चुअल बनेगा, ऑब्जेक्ट वर्चुअल रहेगा तो इमेज रियल बनेगा, उल्टा, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, रियल रहेगा तो इमेज वर्चुअल, और जब ऑब्जेक्ट रहेगा वर्चुअल तो इमेज रियल बनेगा। नेक्स्ट 4 पॉइंट ये है कि द इमेज फॉर्म ऑलवेज एट द नॉर्मल लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड मिरर। कहता है कि एक नॉर्मल लाइन होता है, स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन होता है, जो इमेज बनता है ना वो स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन, नॉर्मल लाइन के अकॉर्डिंग ही बनता है प्लेन मिरर में। फिर आपका नेक्स्ट थिंग है द साइज ऑफ इमेज इज एज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना साइज आपका इमेज का रहेगा उतना ही साइज आपका ऑब्जेक्ट का रहेगा। ये बहुत ही कॉमन चीज़ आप लोगों ने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा कि जितना इमेज का साइज रहता है उतना ही, जितना ऑब्जेक्ट का साइज रहता है उतना ही इमेज का भी साइज रहता है। जितना ज़्यादा आपका ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका इमेज का साइज रहेगा। हाइट भी सेम रहेगा, डिस्टेंस भी सेम रहेगा इमेज ऑब्जेक्ट का, और साइज भी सेम रहेगा इमेज ऑब्जेक्ट का। ऐसा नहीं है कि अगर आप मोटे हैं तो आपका पिक्चर इमेज में पतला बन जाएगा। प्लेन मिरर अगर वो ऐसा हो रहा है, अगर आप मोटे हैं एंड आपका इमेज पतला बन रहा है तो वो प्लेन मिरर नहीं है, वो किसी और टाइप का मिरर है। प्लेन मिरर में क्या होगा कि जितना ज़्यादा आपका साइज है या फिर ऑब्जेक्ट का साइज जितना ज़्यादा है, इमेज भी उसी साइज का बनता है।
नेक्स्ट थिंग यहाँ पर है द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। कहने का मतलब है कि इमेज क्या होता है, लैटरली इन्वर्टेड होता है। जैसे कि कोई लेटर है, ठीक है, अगर इमेज में अगर आप, जैसे कि आपका टी शर्ट पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, अगर आप मिरर के पास जाके खड़ा होइएगा, प्लेन मिरर के पास, तो वर्ड्स आपको लैटरली इन्वर्टेड दिखेंगे, उल्टे दिखेंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि जो एम्बुलेंस आप लोगों ने देखा होगा, एम्बुलेंस पर जो एम्बुलेंस लिखा हुआ रहता है उल्टा लिखा हुआ रहता है, लैटरली इन्वर्टेड करके लिखा हुआ रहता है, ताकि जब साइड मिरर्स में देखा जाए, जब और भी कार्स गाड़ी वगैरह चलती हैं तो उसके साइड मिरर में जब देखा जाए तो एम्बुलेंस सीधा नजर आए, उसको इन्वर्ट करके नजर आए। इसलिए पहले से हम लोग एम्बुलेंस पर उल्टा एम्बुलेंस लिखा हुआ रहता है, ताकि वो जब हम लोग देखेंगे दूसरे कार जो आगे कोई और उसके साथ में रोड पर कार चलाने वाला है, वो अगर जब अपने साइड मिरर में देखेगा तो उसको पता चलेगा कि जो वो आ रहा है गाड़ी वो एम्बुलेंस है। तो प्लेन मिरर में किस तरह का इमेज बनता है, लैटरली इन्वर्टेड बनता है, यानी जो आपको वर्ड्स वगैरह ये सब चीज़ें वो सब आपको उल्टे तरीके से दिखेंगे, ठीक है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनाइट। कहने का मतलब है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना प्लेन मिरर के, इन्फिनाइट होता है। प्लेन मिरर को कभी आप ऐसे तोड़ मरोड़ करके आप स्फेरिकल नहीं बना सकते हैं, वो हमेशा स्ट्रेट ही रहता है, इरेक्ट रहता है, परपेंडिकुलर रहता है वो हमेशा। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो अपना इमेज इन्फिनाइट पर बना रहा होगा, फॉर्मेशन कर रहा होगा। आपने सैलून में देखा होगा, सैलून में आप जाकर के देखिएगा कि ये फिनोमिनन शो किया जाता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसमें इमेज क्या होता है, बहुत कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर जाकर के मिल रहा होगा। इसी कारण क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और प्लेन मिरर से हमेशा किस तरह का रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। आई होप आप सबको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।